जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें नागार्जुन जी की कविता हमारे पाठ्यक्रम में शासन की बंदूक कविता लगा है। शासन की बंदूक शीर्षक से आपको यह एहसास हो रहा होगा कि बंदूक की नोक पे पूरा सत्ता का संचालन तो नहीं हो रहा है, और जो प्रजातंत्र के नाम पे जो प्रजा कतारों में खड़ी है वो मूक दर्शक की भांति तो नहीं खड़ी हुई है। 1967 में रचित ये कविता जनयुग में, यानी जो जनयुग पत्रिका निकलता था उसमें प्रकाशित हुई थी, और तुमने कहा था 1980 कविता संग्रह में भी ये संकलित किया गया था। 1947 के बाद जो विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हुई, जो भारत से इच्छा आकांक्षा को लोगों ने अपना जाहिर किया, और उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी स्थिति के अनुसार देखा जाए, यानी जिस तरीके से लोगों की आकांक्षा है कि उस पर जब हमारा देश खरा नहीं उतरता है, भले ही पराधीन से स्वाधीन हो गए, तो लोगों के अंदर जो विक्षोभ की स्थिति उत्पन्न हुई, जो संत्रास्ता अवस्था उत्पन्न हुई, वो सिर्फ नागार्जुन की ही आवाजों में नहीं बल्कि बहुत सारे कवि आप देखेंगे कविता के दौर के, जिनकी आवाजों में जो प्रगतिशील थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो सत्ता के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे, वो सहमति के लिए तैयार नहीं थे, चाहे वो धूमिल हो, मुक्तिबोध हो, गीत फरोश कविता के नायक भवानी प्रसाद हो, इन लोगों ने कभी भी सत्ता के सामने समर्पण नहीं किया। अपनी कविता धर्मिता कवि धर्मिता का निर्वहन करते हुए भले ही वो जीवन पर्यंत जो है जीविकोपार्जन की सुख सुविधा के लिए लड़ते रहे, संघर्षरत रहे, लेकिन सत्ता से समझौता नहीं किया। वही चीज, वही विषय 1947 के बाद के भारत की व्यवस्था पर चोट करते हुए कवि नागार्जुन जी यहाँ कहते हैं कि कैसे जो समय ने नौकरशाह की फाइलों और राजनेताओं के स्वार्थी के गुलाम बना दी है पूरे प्रजा को। ये जो कविता हमने बताया कि 1966 में लिखा गया लगभग, और 1965 में आप देखते हैं कि भारत पाक का युद्ध होता है, 1962 में भारत चीन का युद्ध होता है। तो उस समय का ऐसा है कि बिना पृष्ठभूमि के आधारहीन होता है सब कुछ, तो कोई भी कवि अगर कुछ लिखता है तो व्यवस्था पे चोट करने से पहले उस समय की पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखता है। जब ये हर एक चीज के पीछे का कारण सिर्फ जनसंख्या को मानते हैं, अशिक्षित जनता को मानते हैं, और जो अपनी स्वार्थपरता में बिल्कुल सत्ता का कुछ दायित्व तो नहीं समझते हैं, तब एक कवि जो है अपनी लेखक धर्मिता का निर्वहन करते हुए इस तरीके से कटाक्ष करता है सत्ता पर। 1962 के भारत चीन युद्ध और 65 के भारत पाक युद्ध के बाद कांग्रेस शासन की जो तानाशाही है उस पर इन्होंने कुठाराघात किया है, यानी कवि नागार्जुन जी ने यहाँ पे कुठाराघात किया है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यानी किस तरीके से आपातकाल की स्थिति इंदिरा गांधी ने लगा दिया, जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीति चलाया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, और 1967 के आम चुनाव में कभी लिखते हैं कि कैसे 6 राज्यों में कांग्रेस ने बहुमत खोया। तो यदि जब भी आप प्रजातंत्र में प्रजा से टकराएंगे, एक समय के बाद उनकी जो सहन शक्ति है वो टूट जाएगी और वो आपको मुंह बल गिरा देगी। तो ये कविता शासन की बंदूक बिल्कुल उसी पे आधारित है, सत्ता से मोह भंग पे आधारित ये कविता है, और वहाँ का जो यथार्थ दृष्टि हमारा होना चाहिए उस समय को लेके, उसको इन्होंने यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। तो हम संपूर्ण कविता को वाचित करते हैं, आप ध्यान से सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नन्ही विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। बड़ी बधिरता 10 गुनी बने बिनोबा मूक, धन्य वह शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। जल ठूठी पर बैठ गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। दरअसल ये जो कविता हम अभी पढ़े हैं, शासन की बंदूक, जो कि 1966 में कवि नागार्जुन द्वारा लिखा गया है, ये जनता की आवाज को अपने काव्य का माध्यम बनाने वाले जनकवि नागार्जुन जी की आवाज है, जिसमें उन्होंने सत्ता को चुनौती के स्वरूप में लेके डंके की चोट पे इस कविता के माध्यम से उनके दायित्व को बोध कराया, उनके प्रति कटाक्ष व्यक्त किया है। वे जनता की उत्तरदायित्व पर शासकों के प्रति जो मुंह मोड़ लेना, सत्ताधारियों से कोई प्रश्न न करना, तो कभी नागार्जुन उनसे सीधा प्रश्न करते हैं। नागार्जुन जो कि सच्चे अर्थों में जनकवि कहे जाते हैं, जनता के कवि थे वे, इसलिए वे जनता की समस्याओं को अपने काव्यों का माध्यम बनाते हैं, उसे व्यक्त करते हैं, और सत्ताधारियों से उनका हल भी पूछते हैं कि इस समस्या का हल क्या है। वे जनता पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण को मिटाना चाहते हैं। इसके प्रति जो शासकों के मन में जो कड़वाहट है,
तो वो कड़वाहट कविता के माध्यम से ये प्रकट करते हैं। उनकी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी थी। वो बहुत ही सरल और सहज रूप से हास्य और व्यंग्य के माध्यम से ही बड़े बड़े सत्ताधारियों पे व्यंग कर देते थे। उनकी राजनीतिक पकड़, उनकी सतर्कता और सजगता को हम देख कर ही उनको जनता के कवि के रूप में कहते हैं कि उन्होंने शासक की बंदूक 1966 में लिखा। और आपको याद हो 1965 62 एक ऐसा दौर हमारे देश के लिए रहा जब बाहरी सत्ता ने आक्रमण किया और उस समय बहुत ही त्राहिमाम स्थिति हो गई थी। तो यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि के तौर पे वो सत्ता से पूछ रहे हैं, जनता के प्रश्नों को लेकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में ये आपातकाल के समय कहां से आ गया। ये आपात समय, जब भी आपसे किसी ने क्वेश्चन किया तो आपातकाल का समय क्यों लगा दिया गया। यह कविता तत्कालीन शासन के प्रति व्यंग्य के रूप में है कि खड़ी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नम्हे विपुल विराट सी शासन की बंदूक। कि जब भी जनता ने आपसे प्रश्न करना चाहा, आप जनता पर अमानुषी व्यवहार किए, सरकार के विरोध में उठाए गए स्वरों को आप बेरहमी से कुचल दिए। कवि का जनशक्ति में अगाध विश्वास है और ऐसी अराजक व्यवस्था पर अपने काव्यों के माध्यम से वो टिप्पणी करते हैं कि बहुत ही निर्ममता के साथ लोगों के साथ ये पेश आए। इसलिए वो कहते हैं कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। यानी जब चुनाव होता है और कांग्रेस को कई राज्यों में देखते हैं भारी मत से हारना पड़ता है, तो कहते हैं कि सत्ताधारी शासक की तुलना से एक ऐसे तानाशाह से वो करते हैं कि जिसके नाम का पर्याय ही शोषण और दमन का जीवन स्वरूप बन गया है। ऐसी दमनकारी सत्ता के ऊपर सभी थूक कर उसके प्रति अपना असंतोष चुनाव के माध्यम से अपना जो मताधिकार का प्रयोग है उनको अस्वीकार करके देते हैं। यह शासक के प्रति उपजी भी तृष्णा के ही भाव हैं, जिसे वह सुनकर भी अनसुना कर दे रहा है। ऐसे आवेशित वातावरण में मानव सत्ता में बैठे लोगों की सुनने की शक्ति 10 गुना कम हो गई है, अर्थात विरोध का स्वर, जनता की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ तक कि विनोबा भावे, जो कि पहले सत्याग्रही के तौर पे जाने जाते हैं, विनोबा भावे जैसे जनता के प्रतिनिधि भी आज मुख बनकर बैठे हुए खड़े हैं। ऐसे शासन को कभी व्यंग्यात्मक लहजे में कहता है, धन्य है ऐसे लोग। जहां सरकारी टांडों पर सर्वहारा का संघर्ष दिखाया गया है, देश की सहायता पर दुखी हो कविताओं के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। सामान्य जन से जुड़े सवालों के प्रति उन्हें गहरी वचनबद्धता थी, इसलिए उन्होंने इस तरीके से जो सत्ता के केंद्र में है उनसे प्रश्न करते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऊपर चुनौती लेकर। उनका आशय है कि सत्य के परास्त और निस्तेज होने से और अहिंसा के मार्ग से हटने पर भी सत्ता कुठाराघात करता ही करता है। जहां तहां आम लोगों के दमन से शासकों ने अपने हिंसक रूप का परिचय दिया है। राजनीति से सदाचार का मुखौटा उखाड़कर उसके असली चरित्र का दिखलाना ही इन काव्य पंक्तियों का उद्देश्य है। वो कहते हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई है हिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बोल बाल न बाका कर सकी शासन की बंदूक। यानी सत्ता की निरंकुशता जो है जनता के हल्के फुल्के विरोध से और बढ़ती जाती है। नागार्जुन इसका सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में विद्रोह करते हैं। यह कविता इनके इसी तेवर का परिणाम है। इनके साथ ही वह इस बंदूक जो शासन का प्रतीक है, वो शासन के प्रतीक के रूप में विनती नहीं करते, बल्कि उससे बेखौफ होकर उसके पराजय की भी घोषणा करते हैं। नागार्जुन का शासक के बजाय जनता के पक्ष में खुलकर बोलने का साहस किया उन्होंने। यही भंगिमा इस काव्य में भी दिखलाई देती है। नागार्जुन की सरल लेखनी उनके व्यंग को सर्वविदित कर देती है। वे जनता के कवि हैं जिन्होंने जनता के जीवन संघर्ष को, शोषण, अन्याय को अपनी कविताओं में केंद्रित किया है। और हम सभी के पक्ष तत्कालीन भारत की जो समस्या थी, वो आपातकाल की स्थिति थी, वो जनता के साथ झूठे वादे थे, उनको उजागर करती है। तो उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आया होगा। जल्द हम दूसरी कविता के साथ मिलेंगे। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम को, वहां से जुड़ जाएं बराबर अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।